नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो मौलिक अधिकार को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इस कंटिन्यू सीरीज़ में या पॉलिटी की सीरीज़ में हम आज का जो टॉपिक है वो हमारे मूल अधिकार का पहला जो अधिकार है जो है हमारा समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, जो हमारे अनुच्छेद 14 से 18 में के बीच वर्णित है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और समानता का अधिकार आपको अगर मैं सीधे तौर पर समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि विधि के समक्ष जो हमारी समता है, या हम बोलें कि कानून के नज़रों में जो हर व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल इक्वल है और इक्वल होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन हमारा संविधान में दिया हुआ है। समानता का अधिकार मतलब ये है कि हर व्यक्ति किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग आधार किसी की भेदभाव ना करके सबको संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से इक्वल मानकर सारी ही प्रक्रिया जो भारत देश में या भारत संविधान के अनुसार जो हमारे उल्लेखित है उन सभी प्रक्रियाओं में भाग लेना, उनमें सभी अपॉर्चुनिटी को प्रदान करना, उनके किसी भी कानून के दायरे में इक्वल मानना, ये सारी हमारी जो बातें हैं ये हमारे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, जो हम एक एक करके अब आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो हमारा मूल अधिकार है, कितने मूल अधिकार है हमारे? 6 हैं। पहले कितने हुआ करते थे? 7। पिछली वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना वहाँ से सबसे ज़्यादा होती है। इसमें तो हम डीप पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक अनुच्छेद हमारा क्या है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को देख के वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, या आपको कोई अनुच्छेद आपको अभी तक डाउट में है तो वो आज हम क्लियर करने का काम करेंगे। तो हमारा जो आज की वीडियो है वो हमारा पहला जो अनुच्छेद है, जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार। ठीक है, एक मिनट। क्या है हमारा समानता का अधिकार? समानता का अधिकार इंग्लिश वाले लिख लो भाई, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद हमारे 14 से 18 है। समानता का अधिकार क्या बताता है हमारा, कि जो भी हमारे इसके अंदर अनुच्छेद हैं ये हमारे सारे ही अनुच्छेद कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ से वर्णित कराते हैं या हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर कोई भी नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो वो किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा जिससे उसको लगे कि मेरा अधिकार कम है इस देश में और इसका अधिकार ज़्यादा है। चाहे वो अंबानी से लेकर रिक्शा चलाने वाला तक हो, चाहे सलमान खान से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक हो, किसी की हम बात करेंगे तो सबके लिए सेम कानून, सेम व्यवस्था, सेम संविधान और सेम हमारा विधान है। और इसी विधान की हम आज बात करेंगे कि किस अनुच्छेद में हमारा किसके बारे में वर्णित है। तो जो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद हमारा 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 के हमारे मोटे मोटे 2 पार्ट्स हैं। 14 का पार्ट 1 एंड 14 का पार्ट 2, या सब पार्ट्स 2, या क्लोज 2 या क्लोज 1, ऐसे हम बोल सकते हैं कि 14 के हमारे 2 पार्ट्स हैं या 2 सब क्लोज हैं। पहला बोलता है हमारा, पहला अनुच्छेद जो हमारा 14 का पार्ट 1 है वो बोलता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, ये बोलता है हमारा अनुच्छेद 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। और जो हमारा अनुच्छेद 14 का पार्ट 2 है ये बोलता है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण मतलब
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट्स है विधियों की समक्ष समता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति ने इस भारत देश में किसी व्यक्ति ने, चाहे किसी भी वर्ग का अगर व्यक्ति हो वो, अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है या किसी कानून को उसने तोड़ा है, तो जो सज़ा उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है वो भारत के हर नागरिक के लिए वही बातें या वही कानून सेम अप्लाई होगा। जैसे अभी आपने केस सुना होगा सलमान खान का, जो हिरन वीरन के केस में उन्हें कुछ दोषी ठहराया गया था, तो जो दोषी सलमान खान को उस केस में ठहराया गया था, जो सज़ा उस प्रावधान में सब नागरिक के लिए है, वही कानून या वही जो हमारी सज़ा है वो हमारे सलमान खान के लिए दी गई होगी। या अगर वही केस एक साइकिल वाला या एक अंबानी फैमिली का कोई व्यक्ति करता है, किसी क्राइम को करता है या किसी का जो है मर्डर वगैरह करता है, तो अंबानी की जो फैमिली है उसको भी और एक रिक्शा चालक की फैमिली को भी कानून के समक्ष समता कानून जो विधि के समक्ष समता का मतलब यही है कि उन दोनों को भी जो हमारी जो कानून है वो इक्वल नज़र से देखेगी, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, कानून के समक्ष समता। फिर दूसरी बात बनती है हमारी दूसरा पॉइंट हमारा जो 14 के सब क्लॉज 2 में है, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण मतलब ये है, अगर सीधे तौर बताऊं, जैसे हमारे कुछ शुरुआती दौर में, भारत के शुरुआती दौर में ही हमारा जो वर्ग था या हमारे कुछ समुदाय या कुछ वर्ण ऐसा था जो कुछ दबा हुआ था या किसी चीज़ों को लेकर वंचित था, या एक बोलते हैं अनटचेबिलिटी की भावनाएं हमारे इसमें थी। जो कुछ वर्ग जैसे महिला वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग है, या एक हमारा जो निचला वर्ग बोल लीजिए, जैसे आज भी हमारे SC ST हैं, OBC वगैरह हैं, जो हमारे शुरू से ही मतलब भारत के स्टार्टिंग से ही वो निचले स्तर पर रहे हैं, काम किया है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें अलग से प्रोटेक्शन देते और अलग से उन्हें कुछ प्रावधान ऐसे बनाते जो वो भी सबके सामने या सबकी नज़र में इक्वल होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ आपको ग्राफ बना के, कि जैसे ये एक दीवार है, ठीक है, ये हमारी दीवार है, और यहाँ एक ये लोग खड़े हैं, एक खड़े हैं हमारे यहाँ पे और एक हमारे यहाँ है, ये 3 लोग खड़े हैं हमारे, और दीवार के इस पार हमारा मान लिया IPL चल रहा है। ठीक है, IPL चल रहा है हमारा दीवार के इस पार। तो क्या जो व्यक्ति एक है ये इस चीज़ को देख पाएगा? नहीं। 2 नंबर के व्यक्ति इस चीज़ को देख पाएगा? ये नहीं देख पाएगा। 3 क्लियर देख पाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए कि जो तीनों व्यक्ति हैं, जो शारीरिक तौर से बोल लीजिए या एक बोल लीजिए कि कुछ परिस्थिति ऐसी रही होंगी जो नीचे दबे हुए रह गए हैं या किसी चीज़ से वंचित थे, तो उन्हें परिस्थिति ये उभार कर ऐसी चीज़ें जगह खड़ी कर दे जो तीनों इस चीज़ को पारदर्शिता के रूप में देख सकते हो, जो IPL को हमारे सारे व्यक्ति, तीनों व्यक्ति देख सकते हो। तो इनके लिए क्या होगा? इनके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत होगी। इन दोनों के लिए, इन दोनों को अगर सपोर्ट की जरूरत होगी तो उसके बाद ये हमारे तीनों व्यक्ति पूर्ण रूप से, या आप बोल लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से इक्वल हो जाएंगे, जो हमारे इस IPL मैच को पूर्ण रूप से देख पाएंगे। तो यही हमारा विधियों का समान संरक्षण, या एक आप बोल लीजिए ऐसी जैसी हम बोलते हैं आरक्षण के तौर पर हम इस चीज़ को देखते हैं। आरक्षण के तौर पर कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये गलत है, अच्छा है, भला है, ये है, वो है, लेकिन जिस समय इस चीज़ की व्यवस्था की गई थी आरक्षण की, उस समय बहुत ठीक था। आज के समय में मान सकते हैं कि आज के समय में ये चीज़ें हमको बेकार दिखाई दे रही हैं, या इस चीज़ का कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि बहुत वर्ग ऐसा हो चुका है जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, फिर भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो, इसका प्रयोग वो कर रहे हैं। अब आरक्षण को ख़त्म करें या ना करें, इसमें नए प्रावधान जोड़े, भाई ये तो सरकार का काम है, संसद का काम है, इसमें तो हमारा आप कर ही क्या सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें अब नए प्रावधान होने चाहिए और उस वर्ग को, सिर्फ उस प्रत्येक व्यक्ति को आरक्षण देना चाहिए जिसको इसकी नीड हो। पूरे वर्ग को इस आरक्षण के दायरे से निकाल देना चाहिए, जो आज की परिस्थिति हमारी है। जैसे हमारी मोदी जी ने फिर सबको ही इक्वल मान लिया, जैसे EWS लिया है, अब इससे तो कोई बचा ही नहीं है। EWS से कौन बचा है भाई? पहले SC ST तो हो चुके थे, SC ST, OBC भी थे आरक्षण की श्रेणी में, महिलाएं अलग से थी, बचे कौन? जनरल वगैरह, ये कैटेगरी कुछ बची थी। अब उनके लिए ये प्रावधान कर दिए EWS, तो अब तो फिर इक्वल हो गया सारा।
तो अब तो कोई इस बात को नहीं बोल सकता सर हमें आरक्षण नहीं है, अन्य जाति को क्यों है, पिछड़े वर्ग को क्यों है, महिलाओं को क्यों है। तो ये जो प्रावधान है हमारा ईडब्ल्यूएस का, ये मोदी जी ने कर दिया सब समान। अब किसी का कोई जो कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई डाउट नहीं होगा, अब कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। जबकि ये ईडब्ल्यूएस का जो सिलसिला है ये इनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा सही है, क्योंकि ओबीसी में भी कुछ वर्ग ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सबको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। आरक्षण का जो दायरा है, आरक्षण जो लागू करने की प्रक्रिया है, जो इसका विधान है, उसमें कहीं ना कहीं अब चेंज की जरूरत है। पहले मानता हूँ मैं कि पहले पूरा ही समाज इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा कि हम उसको कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जाए, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि आज पूरा वर्ग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है जो कि नहीं उठाना है। आप मुझे बताइए, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो सारे ही लोग जनरल के हों, ओबीसी के हों, कोई से वर्ग के हों, वो ईडब्ल्यूएस में हम अपना आरक्षण लेते हैं। तो इसमें आरक्षण कैसे मिलता है? इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इतने से कम सैलरी होनी चाहिए, गाँव की इतनी ज़मीन होनी चाहिए, इतने जो है आपकी मासिक आय या वार्षिक आय होनी चाहिए, कुछ इसके मापदंड है। उसके बाद ये अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो ऐसी इनमें कुछ ना कुछ नई स्कीमें, नई चीज़ें लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा अनुच्छेद क्या बोलता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों चीज़ें हमारी अनुच्छेद 14 के अंदर बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति कल को ये ना बोल दे कि सर हम तो पहले से दबे हुए थे, या पहले से अन्य पिछड़ी जाति में थे, या पहले से ही हम किसी न किसी चीज़ को लेकर कमज़ोर थे, कमज़ोर वर्ग था, और आज भी इसी चीज़ को हमसे छुटकारा नहीं दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके हमारा अनुच्छेद 14 जोड़ा गया और बोला गया कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, आपको ये दो हमारे इस 14 के अनुच्छेद के अंदर जोड़े गए, जिसके लिए आप सब समान माने जाएंगे और सबके लिए कानून एक सा है। चाहे कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा, सजा सबके लिए एक है। सबको एक नज़र से हमारी जो कानून व्यवस्था है वो देखेगी। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद हमारा 15 है। अनुच्छेद 15 में 5 आधार बताए हैं कि इन आधार पर, इन आधार के ऊपर या इन आधार को मानते हुए, या ये जो आधार मैं बता रहा हूं 5, ये आधार जो अभी मैं लिख देता हूं पहले, जैसे जाति, धर्म, लिंग और जाति, धर्म, मूल, लिंग और एक हो गया हमारा क्या, वंश या मूल वंश। ये हमारे 5 आधार हैं। इन किसी भी 5 आधार को आधार मानकर हमारी राज्य या स्टेट या गवर्नमेंट हमें भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे किसी जाति को लेकर कि आप इस जाति को, आपको इस चीज़ का जो है मान लिया आप अलाउड नहीं हो कि आप गुजर हो, आप जाट हो, आप ठाकुर हो, आप पंडित हो, आपको ये अलग अलग प्रावधान है, पंडित जाएंगे इस बस में, ठाकुर जाएंगे, ये गुजर जाएंगे वहाँ, ऐसे इस चीज़ को लेके। या कोई धर्म, जैसे आप गुजर हो, सॉरी आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख ईसाई हो, आपको वहाँ ये अनुमति कम है, ये अनुमति इस धर्म को ज़्यादा है, ऐसा कोई लेके इस पर प्रावधान है। कोई लिंग है, महिलाएं है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई भी है, उसके आधार पर। जन्म स्थान पर, जैसे आप तो यूपी के हो, आप हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी तक लेके, या मूल वंश कि आप तो इस वंश के हो। तो इन 5 के आधार पर आपसे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, कोई भी सरकार हमारी भेदभाव नहीं करेगी इन 5 को आधार मानकर। तो इसके भी सब क्लोज हैं हमारे, इसके भी सब क्लोज हैं। जैसे हमारा 15 का सब क्लोज 1 है, वो बताता है हमारा राज्य को कि राज्य या हमारा स्टेट या बोल लीजिए सरकार इन 5 के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। 5 के आधार पर नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। जैसे मान लिया सरकारी या रोडवेज बसें हैं, या रोडवेज जो सरकारी, जो मतलब रेल तो सरकारी होती है, जैसे ट्रेन है, जो ट्रेन में डिब्बे में रिजर्वेशन है या बोल लीजिए आप टिकट है, तो वो इस आधार पर नहीं बढ़ते कि आप इस जाति को तो आपको 100 रुपये लगेगा हापुड़ से मेरठ तक का, आप इस धर्म के हो तो आपको 150 रुपये लगेगा, उनको 50 रुपये है, ये चीज़ें वो। तो इस चीज़ को लेकर हमारा जो अनुच्छेद 15 का पार्ट 1 है, उस चीज़ में लिखा है कि राज्य या सरकार या गवर्नमेंट
इस 5 के आधार पर हमारी किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 के क्लोज 2 में क्या लिखा है कि कोई भी प्राइवेट संस्थान जैसे मान लिया मंदिर हो गया, होटल हो गए हैं, क्लब वगैरह हो गए हैं, उनको भी अनुमति नहीं है कि किसी नागरिक को इन 5 के आधार पर वो हमारे वंचित करे या इनके 5 के आधार पर हमको वो एक अलग नज़र से अलग कानून बनाए। इनके आधार पर भी हमें वो अलग से व्यवस्था नहीं कर सकती या भेदभाव नहीं कर सकती। जो प्राइवेट संस्था भी हैं, जैसे आपने देखो कई सिनेमा हॉल हैं, सब प्राइवेट होते हैं, तो जो टिकट की कॉस्ट है, मान लिया फर्स्ट सीट पर टिकट की कॉस्ट 200 रुपये है, तो वो 200 रुपये ऐसे इस आधार पर हमें जो भेदभाव नहीं होगा कि अगर आप मान लिया महिला हो तो आप चलो 100 दे दो, आप पुरुष हो तो आप 200 दे दो, ऐसे नहीं है। उसकी फीस 200 है तो 200 ही वो रहेगी, इसके आधार पर कभी भेदभाव नहीं होगा। तो या तो सरकारी सेक्टर हो, वो 15 का सब क्लोज 1 बताता है कि अगर सरकारी कोई भी संस्था है उसमें इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और 15 का क्लोज 2 क्या बताता है, अगर प्राइवेट संस्था है उस पर भी 5 के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, अब आता है हमारा सब क्लोज 15वें का सब क्लोज 3। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने बता दिया कि इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन आप अगर दिल्ली गए हो या कहीं बस में कोचिंग संस्था में गए हो, जैसे दिल्ली मेट्रो की बात करता हूँ, वहाँ होता है कि रेल की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, कि महिलाओं के लिए रेल में या दिल्ली मेट्रो में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये लाइन बोली जाती है और ये लाइन कंपलसरी है, और ये चीज़ भी है कि उस डिब्बे में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। अब हम तो बात कर रहे हैं कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, वो तो सरकार की जो है संस्था है, सरकार के अंडर काम करती है वो दिल्ली मेट्रो तो, लेकिन उसमें भेदभाव क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि संविधान निर्माता को ये बात पता थी, जो पुरुष है तो हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो महिलाएं और बच्चे होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में इससे वंचित रहते हैं। और आज की व्यवस्था यही है कि ये कहीं ना कहीं दबे हुए क्षेत्र, ये जो है हमारे वर्ग हैं, जो महिला और बच्चों का वर्ग है, ये हमारे शारीरिक रूप से कमज़ोर है, इनका शोषण ईजिली हो जाता है इस वर्ग का, महिला और बच्चों का। तो इनको भी कहीं ना कहीं एक समान संरक्षण के लिए इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोटेक्शन, पुरुष के खिलाफ पुरुष को ज़्यादा प्रोटेक्शन ना मिल जाए, इनको कम मिल जाए, या पुरुष इनको ज़बरदस्ती किसी ना किसी चीज़ से वंचित रख दें, तो सरकार इस पर इसको गौर नहीं देगी। तो उन्होंने संविधान में ही इसका जो जिक्र किया, जो 15 का जो अनुच्छेद 15 है उसका सब क्लोज 3 जोड़ा, और जिसमें बोला कि ये अपवाद के तौर पे बोला। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों व महिलाओं के लिए अगर सरकार चाहे, अगर सरकार राज्य चाहे तो अलग से नियम बना या कानून बना सकता है। हर सरकार, यूपी सरकार, यूपी सरकार चाहे तो रोडवेज को फ्री कर दे महिलाओं के लिए, जो कि रक्षाबंधन और इन पे ऐसे त्योहारों पे होता है, जो महिलाओं का त्यौहार होता है भैया दूज पे, तो वो ये तो करती है, क्योंकि संविधान में हमारा वर्णित है, वो चीज़ लिखी हुई है कि 15वें का जो अनुच्छेद 15 का जो सब क्लोज 3 है वो ये बताता है कि इस 5 के आधार पर तो हमारे भेदभाव होगा नहीं, लेकिन अपवाद ये है कि महिला और बच्चों के अगर राज्य चाहे तो उनके लिए विशेष प्रावधान या अलग से प्रावधान कर सकता है, जो राज्य करते हैं कई जगह। दिल्ली में दिल्ली मेट्रो को लेके है, डीटीसी को लेके है, बच्चों को लेके है वहाँ, कि वहाँ जो बच्चों के जो कॉलेज के स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जो टिकट कम है। तो ये इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद जो 15 का सब क्लोज 1 है, सब क्लोज 2 है, उसका जो अपवाद है, ये जो 15 का 3 है, जो इस टाइम पूरे उसमें कई राज्यों में किसी न किसी रूप से काम कर रहा है। तो अनुच्छेद 15 समझ में आ गया कि जो हमारे 5 आधार हैं उसके आधार पर हमारा ना तो राज्य, ना तो हमारी सरकारी कोई भी संस्था या प्राइवेट संस्था कोई भेदभाव नहीं करेगी। अब ऐसा तो नहीं है जैसे हमारे मान लिया प्राइवेट को बोल दिया कि हमने कि प्राइवेट संस्था कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, प्राइवेट में तो हम भी हैं। मान लिया हमारा कोई यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है और बाहर से लोग आ रहे हैं, टॉयलेट करके जा रहे हैं, पानी नहीं गिर रहे, ये और वो, नहीं भाई सर ये तो अनुच्छेद 15 हमें अनुमति देता है कि आप यूज़ करिए, आप कोई रोकथाम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन भेदभाव ये तब होता कि अगर मान लिया 100 में से 10 लोगों तो आप करा रहे हो और 90 को नहीं करा रहे हो। घर में तो शौचालय का मतलब ये है कि ये हमारे लिए यूज़ हुआ है, ये हमारा पर्सनल है, इसमें बाहर किसी भी सदस्य की अनुमति नहीं है।
अगर कुछ की होती और कुछ की ना होती तो इसको भेदभाव मानते। इसलिए तो होटल में अगर हम जाएं तो अगर होटल वाले बोले कि आप कुछ लोगों को तो ये रूम इतने का है, कुछ को इतने का है, तो भेदभाव होगा। अगर वो बोले सबके लिए इतना है तो कोई भेदभाव नहीं है। तो निजी संपत्ति का मतलब यही है, जो उनके शौचालय हैं, मतलब लोग हमारे यहाँ बाथरूम है, कुछ अन्य रूम है या एसी रूम है, मान लीजिए अब गर्मी है तो गांव के बड़े बुजुर्ग आ जाएंगे, चलो भाई हम तो एसी में लौटेंगे, तो हमें जो अनुच्छेद 15 ने हमें जो पावर दी रखी है संविधान ने कि हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भेदभाव नहीं है। भाई भेदभाव की मतलब ये नहीं है कि तुम जाके वहाँ जो है और किसी की उसमें लौट जाओ, वहाँ किसी की अनुमति नहीं है। अगर किसी की होती तो आपकी जरूर होती, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 हमारा ये है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 में क्या है कि 15 में तो 5 थे, 5 शब्द थे, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश। कौन कौन से थे? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, ये 5 चीज थी कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 16 में 2 चीजें और जोड़ दी गई। उसमें 2 चीजें और जोड़ दी गई। क्या? एक तो हमारा वंशक्रम, एक तो हमारा वंशक्रम, और दूसरा हमारा क्या जोड़ दिया गया? निवास स्थान। निवास स्थान, एक जन्म स्थान ये अलग चीज है, जहां हमारा जन्म हुआ है, जन्म स्थान। एक निवास स्थान जहां हम अब रेजिडेंस है हमारा, जहां हम आज के उसमें रह रहे हैं, करंट एड्रेस बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब इसमें बोल दिए हमारे कितने आधार बोल गए? 5 तो वे जो अनुच्छेद 15 में थे। ये 2 अनुच्छेद, ये 2 वर्ड और जोड़ दिए गए, वंशानुक्रम और निवास स्थान। इनके आधार पर भी हमारी राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। किसके लिए? अगर हमारे कोई मान लीजिए सरकारी नौकरी या कोई निवेश या उपवेश की हमारी जो वैकेंसी वगैरह निकलती हैं उनको लेकर। डेफिनेशन लिख लीजिए। अनुच्छेद 16 बोलता है नियोजन के अवसर के आधार पर राज्य इन 7 शब्दों के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगी। समझिए यहाँ कि अगर मान लिया आपकी कोई वैकेंसी आती है, अगर कोई आपकी वैकेंसी आती है सरकार के द्वारा, जो सरकारी रिजल्ट पे आप प्रकाशित होती है, आप देखते हो, तो उसमें इन 7 के आधार पर जो मैं 7 शब्द लिखे हैं, लिंग, जाति, धर्म, निवास स्थान, वंशानुक्रम या मूल स्थान, निवास स्थान, ये सब लेके जो 7 शब्द बताए हैं, इनके आधार पर हमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। जैसे मान लिया अभी पुलिस की वैकेंसी आई, तो ये आधार पर हमें भेदभाव नहीं होगा कि आप इस जाति के हो, इस लिंग के हो तो आपको नौकरी नहीं है, या आपको सिर्फ इतनी है, ये इतनी है। फिर मैं बता रहा हूँ रिजर्वेशन एक अलग चीज़ है। रिजर्वेशन एक अलग चीज़ है, इसका वर्णन हमारा संविधान में ही था। मैं बात कर रहा हूँ जिसका वर्णन हमारा संविधान में नहीं है, और ऐसी हमारी प्रक्रिया कोई सरकार बना दे, और ऐसा अगर हमारा कोई आधार बना दे जिससे हमारे इस मौलिक अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 16 में है, इसका कहीं ना कहीं अपमान हो, ऐसे कहीं ना कहीं लोग वंचित हों, तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है डाल सकते हैं उस केस को।
कि आपने तो लिख रखा है कि 7 के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सरकारी जो भी नौकरियां निकलेंगी, लेकिन आपने तो इसमें भेदभाव किया है। तो हमारा जो 16 का अनुच्छेद 16 का जो पार्ट 1 है, जो 16 का हमारा पार्ट है या 16 के जो हमारे पार्ट्स हैं, अनुच्छेद जो 16 है, ये हम बताता है कि राज्य जो हमारी जो संस्था है वो किसी भी इसके आधार पर हमें भेदभाव नहीं करेगी, इन 7 के आधार पर। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो हमारे प्राइवेट है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, वो उन 5 के आधार पर तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे अनुच्छेद 15 में हमने सीधे तौर बताया था कि सरकारी संस्था हो या प्राइवेट हो, इन 5 के आधार पर तो वो नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये बचे हुए 2 हमारे जो हैं, ये इनके आधार पर कर सकती है, जो ऐसा करती है अपने आसपास। देखिए भाई, हमारी पॉलिटी क्या है, हमारे आसपास जो सब कुछ हो रहा है वही तो है जो हम देखते हैं। जैसे सरकारी संस्था कोई अगर नौकरी निकालेगी तो किसी को इस आधार पर वंचित नहीं कर सकती या भेदभाव नहीं कर सकती, जो 7 आधार मैंने पीछे लिखे हैं। लेकिन अगर प्राइवेट जॉब कहीं निकलती है, प्राइवेट सेक्टर से अगर वैकेंसी निकलती है, तो वो 5 को तो आधार पर वो भी नहीं कर सकती। लेकिन ये जो बचे हुए 2 जो इस अनुच्छेद में जुड़े हैं, वंशानुक्रम और निवास स्थान, इनके आधार पर आपको वंचित करती है। जैसे अब एग्जाम्पल तौर पे हमारे यहाँ नोएडा में या हापुड़ में, मेरठ में कहीं बहुत बड़ी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, तो उनमें साफ तौर से लिखा है कि लोकल्स जो हैं उनकी एंट्री नहीं है या उनके लिए सरकारी नौकरी नहीं है। अब ऐसा नहीं है हम जाकर सुप्रीम कोर्ट खड़े हो जाए कि सर ये जो संस्था है ये हमें नौकरी से वंचित करी है। भाई इसलिए करी है क्योंकि वो संविधान में उल्लिखित है, वो संविधान में लिखा हुआ है कि 2 के आधार पर आप जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमें वंचित रख सकता है, उनके आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारा अनुच्छेद 16 बोलता है, ये हमारा अनुच्छेद 16 बोलता है। समझ में आया? 15 क्या बोलता है कि सरकार इन 5 के आधार पर हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगी। 16 क्या बोलता है कि अगर सरकारी अवसर या सरकारी नौकरी हमें कोई राज्य सरकार दे रही है, प्रदान कर रही है, तो इन 7 के आधार पर हमसे भेदभाव नहीं करेगी, जो 7 आधार यहाँ लिखे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर 5 में तो नहीं करेगी, लेकिन 2 को छोड़कर वो भेदभाव कर सकती है, 2 में भेदभाव कर सकती है। जो हमारा है क्या, निवास स्थान। निवास स्थान क्या, वही करंट एड्रेस या लोकल एड्रेस बोलते हैं जहाँ हम रहते हैं। और वहीं अगर वो फैक्ट्री है तो हमें कहाँ लेती है वो कंपनी, बोलते हैं कि लोकल्स के लिए एंट्री नहीं है, बाहर के लोग आते हैं वहाँ। ठीक है, तो अनुच्छेद आप समझ गए होंगे 16 क्या है। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारा अनुच्छेद भाई कौन सा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 17 ये बोलता है भाई अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ये हमारा अनुच्छेद क्या बोलता है? 17। Abolishment of untouchability, एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अब ये भाई बात तो, ये मुद्दा बहुत पुराना है। देखो धीरे धीरे कम हुआ, ये आप सभी को पता है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ये आपको पता है। एक दिन ये खत्म हो जाएगा, ये भी हमें पता है। लेकिन क्या इतनी जल्दी या इतनी आसानी से खत्म हुआ, या इतनी आसानी से खत्म हो रहा है जितनी होना चाहिए था? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष प्लस हो गए, क्या हुआ? नहीं हुआ अभी तक। और ये आज़ादी के समय से नहीं बता रहा हूँ मैं, उससे पहले तो और भी ज़्यादा ये जो चीज़ें थीं, ये वैदिक समय से, हमारे वैदिक काल से हमारी ये चीज़ें थीं, भेदभाव थे, ये वर्ण जाति में बटे हुए थे। निम्न जाति के लोगों को जो है छूने की, पानी पीने की जो अनुमति नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल आप ले लो, वो निम्न जाति से थे तो उन्हें पानी पीने की अनुमति नहीं थी। स्कूल जैसी संस्था में जो एक मानते हैं ना सरकारी संस्था है, या जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें भेदभाव नहीं करना था, लेकिन वहाँ भी वो भेदभाव था, ये हमारे वेदों में लिखा था। तो जो हमारे वर्ण व्यवस्था है, ये हमारे समाज को पहले से ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराती है कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता जो छुआछूत की जो चीज़ें हैं वे हमारी वहीं से शुरू हुई हैं, वहीं से उनका जन्म हुआ है। अब संविधान में लिख दिया कि अनुच्छेद 17 में लिखा है कि भाई लोग ऐसा नहीं करेंगे, अस्पृश्यता का अंत की तरफ हमारा देश बढ़ेगा, या अनटचेबिलिटी को हम खत्म करेंगे, छुआछूत को हम खत्म करेंगे।
लेकिन जब तक कोई कानून या नियम ऐसा नहीं बन जाए कठोर, तब तक ये क्या चीज़ आसानी से होती है। अगर मैं आपको आज लिख के दे दूँ, कल को आपको इस बंदे के साथ बैठना है, चाहे ये किसी वर्ग का हो, तो आप नेक्स्ट दिन नहीं बैठेंगे। मैं प्यार समझाऊंगा फिर नहीं बैठेंगे। अगर मैं बोलूँगा कल 2 डंडे में मारूं और आपको इसके साथ ही बैठना है, तो आप निश्चित तौर से उसके पास बैठेंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ सामने कठोर या नियम या कानून होने चाहिए, तभी लोग उसका पालन सही से करते हैं, तो तभी उस चीज़ में जल्दी से सुधार आता है। वरना सुधार तो तब भी आ जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय में आता है। तो इस सुधार के लिए मैं एक एग्जाम्पल तौर पर आपसे समझाऊँ, एक एक्ट बनाया था, एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था 1989 में भैया। एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था 1989 में। बहुत लोग समझ गए होंगे। देखो, मेरे आपसे हाथ जोड़ गुजारिश है कि जब क्लास आप पॉलिटिकल लिया करो या पढ़े करो, तो जाति धर्म के नाम से पहले अलग हटके, क्लास के बाद आप कुछ भी करो, लेकिन क्लास के दौरान जाति धर्म के नाम पर आपको ना बांट कर आपको इस चीज़ को समझो कि किस वर्ग के साथ क्या बुरा था या क्या सही था, क्या बर्ताव अब चल रहा है, क्या स्थिति भारत की अब है। जब तक आप इस चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप पॉलिटी या कोई सब्जेक्ट या अच्छे जो नागरिक नहीं बन पाओगे। आपको पहले सही से पढ़ना होगा और आपको जातिवाद या धर्म जाति से इससे विशेष से अलग को आपको होना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तब आपको सही या गलत का पता लगेगा। तो अगर मैं कोई शब्द आपको इस्तेमाल करूं तो आप उसको दिल पे ना लो भाई। मैं वैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं अक्सर क्लास में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गलती से हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो एक ये ऐसा हमारा एक्ट था जो एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया था। इसमें क्या है, जैसे एक पहले इससे अलग एक चीज़ समझाऊं। जैसे हमारे 3 व्यक्ति हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये दोनों आपस में भाई मान लिया रिश्तेदार है, भाई भाई है, और ये हमारा अलग है। तो मान लिया अगर पहले व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया या कत्ल कर दिया, ये मर चुका, तो कानून क्या बोलती है कि जो दूसरा व्यक्ति है ये हमारा जाएगा पुलिस के पास। ये हमारा पुलिस के पास जाएगा कि सर ऐसे ऐसे मेरे भाई है। अब ये मत बोलने लगे इसने कि मेरे भाई कैसे मारा, मैं तो उसको मार गऊंगा पहले वाले व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें कानून के हिसाब से चलना है। तो हमें जो तीसरा व्यक्ति है जो इसका भाई था सेकंड का, वो जाएगा पुलिस थाने वगैरह जाएगा, वहाँ FIR कराएगा। तो FIR या पुलिस पूछेगी उससे कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके भाई को पहले व्यक्ति ने मारा है। या ए नाम, इनका नाम रख दीजिए, ये ए नाम के व्यक्ति है, ये बी है जिसका मर्डर हुआ है, और मर्डर वाले का भाई सी है। तो सी से पूछेगी जब ये थाने जाएगा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपका भाई इसने मारा है। तो सबूत ढूंढता इकट्ठा करता फिरेगा, ऐसी होगा, ऐसी होता है। लेकिन ये जो नियम कानून था, इसमें भी अब मैं आपको समझाऊं, इसमें भी 3 व्यक्ति हैं, यही 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। बी का मर्डर सी ने कर दिया, बी का मर्डर, सॉरी, ए का मर्डर जो है बी ने, या बी का मर्डर ए ने कर दिया, बी मार दिया, मार गिराया भाई। अब इसका भाई है सी, अब सी जाएगा हमारा कहाँ, थाने जाएगा, पुलिस के पास जाएगा। और ये गौर से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्ट है हमारा, बहुत कठोर एक्ट है, आज तक का सबसे कठोर एक्ट यही है, कानून है। और इसके बाद ही लोगों को ये चीज़ें समझ आने लगी है और इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरी तरफ से देखने लगे हैं। तो पुलिस के पास जाएगा, तो पुलिस अब सी से नहीं पूछेगी कि भाई तेरे भाई को जिसने मारा है उसके खिलाफ मुझे कोई सबूत दिखाओ, इससे नहीं पूछेगी। ये कौन है, ये पीड़ित है भाई, ये तो पीड़ित वर्ग है, ये तो हमारा पीड़ित वर्ग है। और ये कौन है, ये ए जो है, ये हमारा दोषी है। तो नॉर्मल केस में क्या होता था कि पीड़ित से ही सबूत मांगा जाता था कि बता भाई तेरा भाई जिसने ए ने मारा है तो सबूत दे। अब इस एक्ट में क्या लिखा है, इस एक्ट में लिखा है कि अगर सी वहां थाने जाएगा तो पीड़ित से सबूत नहीं लिए जाएंगे, अब सबूत ले जाएंगे जो दोषी व्यक्ति होगा। अगर सी ने इसका नाम लिखवा दिया ए का, तो अब ए से पुलिस आगे पूछेगी कि भाई तुझने इसके भाई को मारा है, जी नहीं मारा, सबूत दे, सबूत दो, हाँ सबूत दो। सबूत कहाँ से दे, कहीं से भी सबूत दे, सबूत चाहिए कि तूने इसके भाई को नहीं मारा। अब भाई सबूत कैसे देगा, वो बोलेंगे नहीं मारा सर, तू मारा कैसे नहीं है, सबूत चाहिए। समझ रहे हो, उल्टा केस है ना, वो दोषी से मांगता था, ये जो है आरोपी से मांगता है, आरोपी से, वो पीड़ित से मांगता था, ये हमारा आरोपी से या दोषी से मांगते हैं सबूत। तो सबूत मांगते हैं कि तूने कैसे नहीं मारा मुझे बता। तो इसमें 2-3 चीजें हैं लिखने वाली कि इसमें जो है, एक तो
पहली चीज यही कि दोषी से हमारा सबूत मांगा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये हमारा गैर जमानती है। गैर जमानती है कि इसमें जमानत नहीं होती अगर एक बार आपको जेल हो जाए, ये हमारा गैर जमानती है। फिर क्या है तीसरी चीज, इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी आपकी तुरंत ही कर ली जाएगी अगर किसी ने आपको ये बता दिया। जैसे आप अभी नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। ऐसे SC ST है या कोई जातिवादक जाति सूचक शब्द आपने बोल दिया, जाति सूचक, गाँव में बोलते हैं ना जाति सूचक शब्द बोलते हैं। तो अगर मान लिया A ने B को जाति सूचक शब्द बोल दिया और B थाने में जाए कि सर मुझे इसने ऐसे ऐसे जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसका शब्द का, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस A के पास आएगी, नहीं बैठ क्यों, आपने जाति सूचक वर्ड बोला, नहीं से मैंने दे सबूत, सबूत कहाँ से आएगा, सबूत होता ही नहीं इस तौर पे, ऐसे तो ऐसे उस पर टाइम पे, तो इसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसकी जमानत भी नहीं होगी, इसको जमानत भी नहीं होगी इसकी, ऐसा एक्ट था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस एक्ट को चलते चलते 2018 में इसको थोड़ा सा ढीला करा कि भाई एक तो ये जो है हमारा जमानती हो जाएगी, इसकी जमानत हो जाएगी, जैसे पहले गैर जमानती था, एक तो जमानत हो जाएगी, और गिरफ्तारी एक डायरेक्ट नहीं होगी, गिरफ्तारी हमारी डायरेक्ट नहीं होगी। पहले एक जो मुख्य जो हमारा अधिकारी है या जो हमारा सीनियर जो हमारे बोलते हैं ना ऑफिसर हैं, उनसे अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। उसके बाद बहुत आंदोलन हुआ, काफ़ी दंगे जो फसाद हुए हमारे यहाँ आसपास, हापुड़ मेरठ के आसपास भी काफ़ी दंगे हुए। जो हमारा SC समुदाय था इन्होंने बहुत दंगे वगैरह करे हैं। तो उसके दबाव में आकर फिर ये 2019 में हमारा दोबारा से जैसा पहले था हमारा 1989 के एक्ट में जो लिखा हुआ है, फिर सेम ऐसे ही कर दिया कि गैर जमानती भी नहीं होगा और तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और ये हो जाएगा। अब ये बताइए आप, ये क्या सही है गलत है? अब दोनों तरह से आंसर आएंगे, बोले सही भी है, अब बोले गलत भी है। सही कैसे है कि इस चीज़ को बहुत जल्दी करके जो है ये चीज़ें समाज से ख़त्म हुई हैं कि कोई किसी को जाति सूचक शब्द से नहीं बोलेगा या किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, या जो दुबला पतला जो वर्ग है या दबा हुआ वर्ग है उससे कहीं ना कहीं वो भिड़ेगा नहीं। तो ये तो मानना है हमारा SC ST होगा। लेकिन जो हमारा नॉर्मल या ये वर्ग है, दूसरा वर्ग है, वो ये बोलता है कि सर इसमें तो अगर कोई भी कहीं वैसी भी अगर राजनीति गांव में होती है तो लोग ज़बरदस्ती ये जो है फर्जी केस बनाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, इससे कई सैकड़ों फर्जी केस भी हैं आज जो SC ST के दायरे में ही हैं और उसके लिए ही वो बने हैं। मान लिया तुम्हारी मुबासा किसी जाति से उच्च जाति से हो जाए SC ST की, तो वो क्या करते हैं, किसी बात पे हो जाए वो थाने जाते हैं कि सर मुझे तो इसने जाति सूचक शब्द कहे, और एक तुरंत उसकी SC ST एक्ट लग जाता है, उसकी धाराएं उस पर लागू हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों के ये जो हमारे तथ्य या हमारे जो शब्द हैं सामने आने लगते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही भी हो, कहीं ना कहीं गलत भी है। लेकिन मानना ये है कि हमें जो छुआछूत है ये इसको समाज से ख़त्म कर देना चाहिए, जो धीरे धीरे हो रही है, अच्छी बात है। तो हमारा जो अनुच्छेद 17 है ये क्या बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत, हमारा अस्पृश्यता का अंत होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हम लास्ट अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 ये बोलता है उपाधियों का अंत, कि कोई भी सरकार, कोई राज्य किसी भी नागरिक को उपाधि से नवाजा नहीं जाएगा, किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे भारत रत्न प्राप्त करता ये मनमोहन वो जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर जी, या वो मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के से पहले कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे उसको समाज की नज़र में अलग से देखा जाए। जैसे मान लिया हम अपने नाम के आगे लगा दें कि सांसद अंकुर या विधायक, ये लोग वैसे लगा लेते हैं, लेकिन लिखित तौर पे या कानूनी तौर पर ये चीज़ें गलत हैं। और किसी भी राज्य सरकार या सरकार को ये अनुमति नहीं है सरकार को कि किसी आदमी को इस चीज़ से नवाजा जाए, उनकी उपाधियों से नवाजा जाए और उन्हें उपाधि दी जाए किसी भी चीज़ की।
सिवाय 2 क्षेत्र के। वो 2 क्षेत्र कौन से हैं? वो हमारे 2 क्षेत्र हैं, एक तो विद्या का क्षेत्र है हमारा, शिक्षा बोल लीजिए या विद्या बोल लीजिए, और एक हमारा है सेना का। विद्या कैसे? जैसे आपने बीटेक करी तो इंजीनियर लगा दिया, अगर आपने एमबीबीएस करी तो डॉक्टर लगा दिया। तो ये हमारी सरकार या कॉलेज लगा के, यूनिवर्सिटी लगा के ही देती हैं। ये आप अपनी तरफ से मत लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यही चीज़ें लगा के देती हैं। लगते हैं डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, इंजीनियर ये, इंजीनियर वो। तो एक तो ये क्षेत्र बचा है, दूसरा सेना का बचा है, जैसा लेफ्टिनेंट, जनरल, कर्नल, ये चीज़ें। तो सिर्फ 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आप उपाधि नाम से पहले लगा सकते हैं या सरकार इनको प्रदान कर सकती है। बाकी किसी उपाधि को आप नाम से पहले नहीं लगा सकते, ना ही सरकार इसको दे सकती है। तो ये हमारा अनुच्छेद 18 है, क्योंकि इसमें नागरिकों को समान जो नज़र से नहीं देखा जाएगा ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मौलिक अधिकार का पहला भाग पढ़ रहे हैं, क्या? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? कि हर नागरिक को समान नज़र से देखा जाए। तो जब बोल लोगे आप, ये मान लिया जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता सचिन तेंदुलकर जी, तो इससे एक समाज में ऐसी नेगेटिविटी सी फैलेगी कि इसको अलग से देखा जा रहा है कि हाँ ये। तो इसी चीज़ को लेके कि सबको समान इज्जत या समान जो है सबका व्यवहार या समान उनको जो है रेस्पेक्ट दीजिए, कोई अलग से विशेष किसी व्यक्ति को ये चीज़ें नहीं देनी है। तो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करता है जो हमारे समानता का अधिकार को प्रकाशित करती हैं। तो हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये हमारे समानता के अधिकार में हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है, अधिकार नंबर 2, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, तो हम उसमें पढ़ेंगे। तो ऐसी करके 6 हैं, ये 6 पढ़ लेंगे तो मौलिक अधिकार हमारे सारे समझ में आ जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये जो आप ये 6 जो मौलिक अधिकार हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ये गारंटी तौर बता रहा हूँ। अब आपको क्लोज, सब क्लोज, आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल बताओ, आप अनुच्छेद 17 भूल जाओगे क्या? मैंने अनुच्छेद 17 पूरा बता दिया है, वरना सिर्फ ये लाइन के अस्पृश्यता का अंत की छुआछूत हम देश से खत्म करनी है। मैंने एक्ट बताया, एक्ट के अंदर की चीज़ें बताई कैसे कैसे होती हैं, कैसे कैसे सरकार हमारी जो इस छुआछूत को ख़त्म करने के लिए एक्ट बनाती है, कड़े सख्त कानून बनाती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।